वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट लीगल नॉलेज, जिसमें मैंने आपको बताया था डीजेएस के पर्पस के लिए अपन ये करंट लीगल नॉलेज पढ़ रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग ओनली द केसेस पार्ट ऑफ इट। ठीक है, करंट लीगल नॉलेज में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जून से पहले तक के केसेस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग जून एंड जुलाई 2023 फॉर यू गाइस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं। मुझे पता है आपके पास बहुत कम टाइम बचा है पढ़ने के लिए, बट केसेस के लिए सिर्फ मेरे इन सारे सीरीज के वीडियो को बस एक बार देख लेना, फटाफट से 10-15 मिनट निकाल के भी अगर देख लोगे ना, दैट वुड सफाइस। ठीक है, एग्जाम अभी प्री जो 17 तारीख को आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला जो केस है इसमें दो चीजें डिस्कस की गई थी। अबाउट टू थिंग्स इट वाज डिस्कस्ड। श्रीनिवासलू वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसमें बात क्या उठी थी कि अगर एक अप्रूवर की अपन बात करते हैं तो अप्रूवर के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा 306 सीआरपीसी का प्रोविजन अप्लाई करता है, जहां पर अप्रूवर को पार्डन दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे बात उठी थी कि अगर मान लीजिए ऐसा केस जो है वो कमिट हो चुका है स्पेशल कोर्ट में, तो फिर जो पहला वाला एग्जामिनेशन होता है क्या वो 306 के हिसाब से मजिस्ट्रेट करेगा या फिर 307 में डायरेक्ट वो कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है जिसको ये दिया जा रहा है केस, वही उसको एग्जामिन करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी स्पेशल कोर्ट को दिया जाता है केस, तो उस समय पे 306 की जो प्रोसीजर है इसको आप लेट गो कर सकते हैं एंड डायरेक्टली 307 में वही कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेशन उसका जो एग्जामिनेशन है वो वहां पर करेंगे। उसके बाद एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 197 सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में एक चीज डिस्कस की गई यहाँ पर, जिसमें कोर्ट का कहना था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी एक्सेस ऑफ पब्लिक ड्यूटी में भी कोई काम करता है तो वहां पर भी आपको सैंक्शन चाहिए होगा, वहां पर भी सैंक्शन की जरूरत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सेस ऑफ ड्यूटी में काम किया है तो देयर इज नो सैंक्शन रिक्वायर्ड। उसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए सैंक्शन विल बी रिक्वायर्ड इफ ही एक्ट्स इवन इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी। तो केस आप याद रखेंगे। उसके बाद जो अगला केस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस अजीत कुमार सिंह एंड अदर्स। तो देखिए, जब अपन जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा था कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की अगर पावर एक्सरसाइज कर रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो उस समय पे क्या वो रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में। हाँ, सो क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते रीअप्रिशिएट एविडेंस। क्यों नहीं कर सकते रीअप्रिशिएट एविडेंस? क्योंकि सीधी बात है भैया, देखो जुडिशियल रिव्यू का जो कोर्ट, जब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो प्रिलिमिनरी कोर्ट जैसे पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जैसे इनिशियल जब ट्रायल होते हैं तो वहां पे एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे उनको अप्रिशिएट किया जाता है। कोर्ट, ये अपील नहीं है, जुडिशियल रिव्यू अपील नहीं है। तो जिस तरीके से अपील में रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की पावर रहती है, उस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के केस में रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की पावर नहीं रहेगी कोर्ट के पास। With this, I will also like to let you know we are starting a new offline batch in भोपाल जो CPC से चालू होने वाला है। 11 तारीख को ये बैच लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर, भोपाल के ऑफलाइन सेंटर जो MP नगर में है, वहां से अगर पढ़ना चाहते हैं आप आ सकते हैं, डेमो अटेंड कर सकते हैं। CPC will be taken up by सौरभ सर। सौरभ सर की डेमो क्लासेस आप बिल्कुल आके यहाँ पे MP नगर जोन 2 में हमारा सेंटर है, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। Then we are also coming up with new English batch in Indore, ऑफलाइन बैच है ये भी, इसमें भी आप के डेमो अटेंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 11th दिसंबर को आप वहां जाकर डेमो अटेंड कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम इंदौर और यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम इंदौर, दिस इज द बैच फॉर यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस, धीरज सिंह वर्सेस ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप सभी को पता होगा ऑर्डर 41 रूल 22 क्या है, इट इज क्रॉस ऑब्जेक्शन। इट टॉक्स अबाउट क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो देखो, अगर किसी भी सूट में रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट डिक्री आ जाए, ठीक है, तो अब अगर रिस्पोंडेंट के फेवर में अगर डिक्री आ जाए तो रिस्पोंडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसको वही डिक्री माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसके फेवर में ही आई है, तो फेवर के अगेंस्ट वो अपील नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक ही दो इनफैक्ट ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है
इन केस की पहले जो दूसरी पार्टी है उसने अपील फाइल कर दी है, या फिर वो क्रॉस अपील कर सकता है। अगेन इफ पहली वाली पार्टी ने एक अपील फाइल की है तो वो क्रॉस अपील फाइल कर सकता है। यही दो काम वो कर सकता है। तो यहाँ पे बात जो कोर्ट के सामने उठी थी, ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है इसको कैसे देखते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भैया देखो, जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसको पूरी तरीके से अपील की तरह ही देखा जाएगा। इट हैज ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ एन अपील। जिस तरीके से एक रेगुलर अपील फाइल होती है ना, वैसा ही ये रहेगा और उसी तरीके से ट्रीट करके कोर्ट को प्रोसीड करना चाहिए। जिस तरीके से वो अपील सुनते हैं और जिस तरीके से वो अपील को डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से इन मैटर्स को भी डिसाइड करना चाहिए। Then the next case is of सुप्रिया जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आप सभी को पता होगा सेक्शन 180 आईपीसी क्या है। सेक्शन 180 आईपीसी कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो आपको अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोल रहा है और आप नहीं करते हैं, तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। अब इस केस में हुआ क्या कि यहाँ पर जो अक्यूज पर्सन थी उससे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स, जो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था पुलिस ऑफिसर्स के सामने। बट आपको एक बात और पता होगी कि सेक्शन 162 सीआरपीसी जब पढ़ते हो तो सेक्शन 162 सीआरपीसी साफ साफ ये बात कहता है कि 161 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड हुए हैं उनको साइन नहीं करवाया जा सकता। तो फिर कोर्ट ने यहाँ पे डांट फटकार लगाई और साफ साफ ये बात कही कि भाई देखो, ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, आप वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे हो। अगर आपने चार्ज लगा दिया है 180 का भी उसके ऊपर कि उसने साइन करने से मना किया है, ये इतना ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए वापस से रिमांड कर दिया था कोर्ट को, हाई कोर्ट के पास, इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अगला केसेस ऑफ इंदिरा देवी वर्सेस वीना गुप्ता। अब आपने टीपीए में एक टाइप ऑफ मॉर्गेज पढ़ा होगा, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। वही पढ़ते टाइम शायद आपने एक बात ये भी पढ़ी होगी कि एक सेल इस तरीके की होती है जिसमें स्टिपुलेशन लगी होती है रीपर्चेज की, कि सामने वाला उसको रीपर्चेज कर सकता है। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची उसके बाद आप उसमें कंडीशन डाल सकते हो कि कुछ समय बाद आई विल रीपर्चेज दिस थिंग, तो वो सेल होता है। आपने जरूर इन दोनों के बीच में, मॉर्गेज और सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन था वो था सेल के रिस्पेक्ट में कि अगर मान लो मैंने ऐसी सेल करी आपको विद स्टिपुलेशन ऑफ रीपर्चेज, तो क्या ये मेरा पर्सनल राइट है? क्या सिर्फ मैं ही उसे रीपर्चेज कर सकती हूँ या मैं इस राइट को ट्रांसफर और असाइन भी कर सकती हूँ? तो कोर्ट ने कहा कि ये पर्सनल राइट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेंशन किया होगा कि ये आपका पर्सनल राइट है, तो वो पर्सनल राइट कतई नहीं होगा। द वेंडर, जो सेलर है, उसके पास राइट है कि वो इस राइट को ट्रांसफर भी कर सकता है या किसी और को असाइन भी कर सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच स्टेट्स दैट इट इज अ पर्सनल राइट, इट इज नॉट द पर्सनल राइट ऑफ अ वेंडर। देन नेक्स्ट केस वाज ऑफ प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इसमें हुआ क्या था, चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी पे कन्विक्शन कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जाहिर करी, एक चीज बोली कि देखो, जो चाइल्ड विटनेस होते हैं ना, इनके एविडेंसेस लेने से पहले कोर्ट को ये सैटिस्फाइड होना चाहिए कि उस बच्चे को पता है कि वो क्या क्वेश्चन उसके सामने पूछा जा रहा है और वो उसका रैशनल आंसर दे। तो जब भी आप किसी बच्चे का एविडेंस रिकॉर्ड करते हो, जब भी कोई कोर्ट किसी बच्चे का एविडेंस रिकॉर्ड करता है एज अ विटनेस, तो वहां पे कोर्ट की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करे कि वो बच्चा सही से जवाब दे रहा है और उसको पता है कि वो उसके सामने क्या क्वेश्चन पुट किया जा रहा है और उसका वो क्या जवाब दे रहा है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, he can be easily tutored, उसको आप सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, राइट, कि यही बोलना है जाकर। तो इसका जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो ट्यूटर करा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को डिसरिगार्ड नहीं करते हो। लेकिन हाँ, वो टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने से पहले कोर्ट अपने तरीके से, अपना प्रूडेंस यूज करके, यहाँ पे कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं ले डाउन किया, बोला कि कोर्ट अपना प्रूडेंस, अपना डिस्क्रिशन और अपने हिसाब से ये अपने आप को पहले सेटिस्फाई करेगा कि उसको ट्यूटर नहीं किया गया है और उसको सिखा पढ़ा के नहीं भेजा गया है। वो जो भी बोल रहा है अपनी सहमति से बोल रहा है और उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है। ओनली देन हिज टेस्टिमनी विल बी रिकॉर्डेड एंड ओनली देन इट विल बी टेकन एज एविडेंस।
नेक्स्ट केस इज सज्जन सिंह वर्सेस जसवीर कौर, जिसमें बात क्या हुई थी, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो बात करता है, इसके लिए एप्लीकेशन लगाई और बोल क्या दिया कि भाई देखो प्रेयर जो है ना सामने वाले की वो गलत है। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़िए, उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि अगर कोई लॉ का वायलेशन हो रहा है या स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्ली पे नहीं करी गई, वैल्यूएट नहीं किया गया है प्रॉपर्ली सूट को, या फिर डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल नहीं करी, उस बेसिस पे ही आप रिजेक्ट करवा सकते हो। ये तो कहीं ग्राउंड ही नहीं है कि अगर प्रेयर इनअप्रोप्रिएट है तो इसलिए हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए आ गए। ये जो क्वेश्चन है ये कहां पे डिसाइड होगा, जब सूट आगे बढ़ जाएगा, जब सूट का प्रोसीजर चल रहा होगा, तब जाकर तब उस स्टेज पे डिसाइड होगा कि प्रेयर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए प्रेयर अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसका आप फायदा नहीं ले सकते या इसको आप एज अ ग्राउंड रेज नहीं कर सकते हो फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस रमन बुरारिया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें एक बंदे को बेल पे रिलीज किया गया, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने बेल की कंडीशंस लिखी। तो जो बेल की कंडीशंस थी, जो मैजिस्ट्रेट ने लगाई हुई थी बेल की कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन थी कि वो बंदा जहां भी जाएगा वहां पर वो अपनी गूगल लोकेशन शेयर करेगा, आईओ के साथ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ अपनी गूगल लोकेशन शेयर करेगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठाया गया कि क्या ये करना सही है, क्या ये लगा सकते हैं कंडीशन, क्या बेल का एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी गूगल लोकेशन शेयर करनी है। आपने केस पढ़ा होगा खड़क सिंह का, राइट? तो खड़क सिंह के केस में आपको याद होगा एक बात साफ साफ बोली गई थी कि कभी भी इस तरीके से आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते हो कि वो कांस्टेंट सर्विलेंस में रहे। अगर कांस्टेंट सर्विलेंस में एक आदमी है तो उसके आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो यही मानते हुए कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि ये कंडीशन लगाना कि जहां जा रहे हो अपनी गूगल लोकेशन शेयर करो, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा और ऐसी कंडीशन कोर्ट नहीं लगा सकती है, ठीक है, वाइल ग्रांटिंग अ बेल। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस रमन बुरारिया, ठीक है। सो दिस वाज द केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस दोनों महीने के कवर कर लिए हैं, जून और जुलाई, इनको अच्छे से पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं मैं सिर्फ वही लेके आती हूँ, तो इसको एटलीस्ट स्किप मत करना, ठीक है। चलिए विद दिस, क्योंकि आपको पता है एमपीसीजे आ चुका है, आपका प्री होने वाला है बहुत जल्द, जनवरी 14 को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। सो वी हैव कम अप विद अ प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स। आपको पता है कि इस बार कुछ लॉज ऐड हुए हैं, जैसे कि जेजे पॉक्सो आईटी एक्ट, ये सारी सब की हम आपको प्रिलिमिनरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। इफ यू आर विलिंग एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी एमपीसीजे की प्री की तैयारी हम पर छोड़ सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस batch. So also I would also like to add to this, we have also come up with a test series, जो mock test series हम चला रहे हैं for again MPCJ centric है, that also you can join in। आप हमारे पोर्टल पे जा सकते हैं, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, you will get the courses there। So that's all for today guys, thank you so much। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। That's all for the day, thank you।